पूर्वांचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। सीपीपी के इजलास पे यानी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास से चेयरपर्सन सोनिया गांधी का खिताब। कौमी सलामती के सिलसिले में परेशान कुन खबरें हैं। सिर्फ जम्मू खित्ते में कमोबेश 11 दहशतगर्द हमले हो चुके हैं। वादी में भी ऐसे ही हमले होते रहे हैं। सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों की जानों का ज़िया हुआ। इन हमलों ने नरेंद्र मोदी हुकूमत के दावों की कलई खोल दी। तो इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। सीपीपी यानी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास से चेयरपर्सन सोनिया गांधी का खिताब। सोनिया गांधी ने इस पर कहा कि कौमी सलामती के सिलसिले में परेशान कुन खबरें हैं। सिर्फ जम्मू खित्ते में कमोबेश 11 दहशतगर्द हमले हो चुके हैं। वादी में भी ऐसे ही हमले होते रहे हैं। सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों की जानों का ज़िया हुआ है। इन हमलों ने नरेंद्र मोदी हुकूमत के दावों की कलई खोल दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है अरुण कुमार सिंह, नुमाइंदा दिल्ली। अरुण, सीपीपी के इजलास में और क्या बातें सामने आई हैं? देखिए, सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को संबोधित कर रही थी, जिसमें जम्मू में हाल में जो 11 हमले हुए हैं उस पर सवाल उठाते उन्होंने कहा कि सरकार ये दावा करती है कि सब कुछ ठीक है और खास तौर से जो धारा 370 हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से, उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से वो लगातार ये दावे करती रही है कि आतंकी घटनाओं में कमी आई है, सुरक्षा बल मुस्तैद है। लेकिन 11 हमले जो हाल में जम्मू में हुए और कश्मीर घाटी में जो हमले हुए हैं उन पर सवाल खड़ा करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार का ये दावा कि सब कुछ ठीक है वो सही नहीं है और वहां पर आतंकी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी, और इसके अलावा इस हमले को लेकर के जो चर्चा सीपीपी में हुई है, इसका मतलब क्या है? क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस की रणनीति क्या है? कांग्रेस का फोकस क्या है? देखिए, कांग्रेस का फोकस है लगातार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठकें हो या फिर पार्टी के बड़े नेताओं के भाषण हो, वो लगातार ये कहते रहते हैं कि राज्य में चुनाव जल्दी करवाने चाहिए, विधानसभा का गठन जल्दी होना चाहिए और राज्य का दर्जा उसको जल्दी देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की एकदम साफ लाइन स्पष्ट स्थिति है कि वो जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा तुरंत देना चाहते हैं और चुनाव करवाना चाहते हैं। और वो कह रहे हैं कि जब वहां चुनी हुई सरकार होगी तो स्थिति ज्यादा नियंत्रण में होगी। तो एक तरह से ये उसका राजनीतिक संदेश है। जी अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अरुण उस हमारे साथ फोन पे मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने खासतौर से जम्मू कश्मीर में जो हालिया आतंकी हमले जो बढ़े हैं, जो उसकी तादाद बढ़ी है, उसको लेकर इस पर चिंता व्यक्त की है और इस पर नरेंद्र मोदी हुकूमत को लेकर जो है बातें हुई हैं कि दावों में और जो ज़मीनी सूरत हाल है उसमें काफ़ी फ़र्क है। और इस वक्त एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं। इसराइल के फिजाई हमले में हमास के चीफ इस्माइल हानिया हलाक हो गए हैं। जी हां, हमास के जो पॉलिटिकल चीफ हैं इस्माइल हानिया, उनकी मौत हो गई है। ये जो है इसराइली हमला बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि ये एक तरह से पॉलिटिकल असैसिनेशन है और तेहरान में हुए इस हमले में उनके मुहाफिज की भी मौत हो गई है। इस्माइल हानिया नौमुंतखब ईरानी सदर की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करने के लिए ईरान गए हुए थे। इस्माइल हानिया हमास के सियासी सरबराह और हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चेयरमैन थे। 2017 में उन्हें खालिद मशाल की जगह हमास का सियासी सरबराह मुकर्रर किया गया था। इस्माइल हानिया 1988 में हमास के क़याम के वक्त एक नौजवान बानी रुकन की हैसियत से शामिल हुए थे। 1977 में वो हमास के रूहानी रहनुमा शेख अहमद यासीन के पर्सनल सेक्रेटरी बन गए। 1988 में पहले इंतिफादा में शिरकत करने पर इस्माइल हानिया को इसराइल ने 6 महीनों तक जेल में रखा था। ओस्लो मुआहदे के बाद इस्माइल हानिया की गजा वापसी मुमकिन हुई थी। और जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल ने तारीखी फैसला लिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में हुई मीटिंग में मगरबी पाकिस्तान और 1965 में बेघर हुए अफराद को मालिकाना हुकूक दिए जाने का फैसले लिए गए हैं। इस फैसले से हजारों खानदान को बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। काबिल जिक्र है कि 2019 में तंजीम नौ के बाद मरकजी हुकूमत ने मगरबी पाकिस्तान के बेघर अफराद को डोमिसाइल हुकूक दिए हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल का यह फैसला उन तमाम खानदानों के देरीना मुतालबात को पूरा करता है जो दहाइयों से इसकी मांग कर रहे थे।
और सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने इस फैसले को तारीखी बताया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने उनके देरीना मुतालबे को पूरा कर दिया है। एक अहम फैसला लिया गया है जिसके चलते वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को उनके हक और हकूक दिए गए हैं, यानी उनको स्टेट लैंड के ओनरशिप राइट दिए गए हैं। कितना अहम ये फैसला है हम जानेंगे। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितना अहम फैसला है, इसको जानते हैं। देखिए, आज तक जितनी भी सरकारें रही इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती रही। धारा 370 का तोड़ना इसीलिए जरूरी था कि वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज को ये नागरिक मानते ही नहीं थे। अपना पूरा घर बाहर छोड़ करके जब ये उधर से आए तो चिंता करना स्वाभाविक बात था, लेकिन किसी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा ये बहुत सराहनीय कदम है। हमने पहले से ही वादा किया था कि धारा 370 तोड़ने के बाद इस प्रकार के प्रावधान है जो किए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने कल जो इसको करके बहुत से लोगों की जो एक अनसर्टनिटी बनी हुई थी उसको ठीक किया है। स्वागत योग्य कदम। सर, डोमिसाइल राइट पहले दिए गए आर्टिकल 370 एप्लीकेट होने के बाद, और ये उम्मीद अभी उनको जगी जिस तरह से वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो कि समाज में कहीं पिछड़ गए थे और काफी लंबी जदोजहद उन्होंने की, आप उनके लिए कितना ऐतिहासिक ये दिन मानते हैं? देखिए, वाकई में कई सालों से 1965 से 1971 से आज कई ऐसे लोग हैं जो उस वक्त पैदा हुए थे, आज बुजुर्ग भी हो गए, लेकिन किसी ने चिंता नहीं की। पहली बार सरकार द्वारा इस प्रकार का प्रावधान, हम पहले से कहते थे धारा 370 एक नासूर है जिसके कारण से इन लोगों को कोई भी अधिकार नहीं मिले थे। आज ये टूटने के बाद लोगों को एहसास हो रहा है। कुछ लोग अपने पर्सनल फायदे के लिए इस प्रकार का प्रावधान नहीं होना चाहते थे, क्योंकि कोई पर्टिकुलर समाज से लोग थे, पर्टिकुलर धर्म से लोग थे। तो कुछ लोग, कुछ पार्टियां जो हैं वो अपने वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इनका फायदा नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन ये ऐतिहासिक दिन है, अहम फैसला लिया गया है, ये कहना है फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता का। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल ने कश्मीरी माइग्रेंट सरकारी मुलाजमीन के लिए ट्रांजिट रहायशगाह की तामीर के लिए मंजूरी दे दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में हुई मीटिंग में PMDP 2015 के तहत माइग्रेंट सरकारी मुलाजमीन के लिए वादी में 6000 ट्रांजिट रहायशगाह की तामीर को नजरसानी शुदा मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले का मकसद ट्रांजिट रहायश के लिए बुनियादी ढांचे की सहूलियात पैदा करना है, जिसके तवस्सुस से मुलाजमीन को क्वार्टर्स की जल्द अलॉटमेंट में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ ये फैसला तामीर के लिए इजाफी फंड्स फराहम करके काम को जल्द मुकम्मल करने के काबिल बनाएगा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मकामी इदारों में दीगर पसमानदा तबकात के रिजर्वेशन के लिए तश्कील करता पैनल के लिए जनक राज कोतवाल को सरबराह मुकर्रर किया है। जनक राज कोतवाल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के साबिक जज हैं। ये पैनल पिछले महीने कायम किया गया था। हुक्मनामे के मुताबिक हुकूमत ने जस्टिस जनक राज कोतवाल को जम्मू कश्मीर के लोकल बॉडीज पसमानदा तबकात की कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया है, जबकि राजकुमार भगत और प्रोफेसर मोहिंदर भंडवाल इसके मेंबर होंगे। ये पैनल लोकल बॉडीज के इलेक्शन से कबल तमाम मकामी इदारों में पसमानदा तबकात की नुमाइंदगी के तनाजुर में मुताला और तहकीकात करेगा। अगली खबर, लद्दाख ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर ताशरी ग्याल्सन ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि लैंगशेड सहित लद्दाख के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जो तबाही हुई है उसके लिए टीम में काम कर रही है। लोगों को कंपनसेशन भी दिया जाएगा। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें काफी तबाही हुई है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ताशी गैल्सन जी। जो तस्वीरें आई हैं, किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? तमाम लोग कंसर्न हैं इन तमाम चीजों को देखते हुए, जिस तरह से फ्लड आ रहा है, वहां पे घरों में तबाही हुई है। देखिए, ये कल का वाकया है जो हमारे जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख है, जहाँ पे लामाईरू और लिंगशित, इन एरियाज में जो है कल हैवी रेनफॉल हुआ और काफ़ी सारे जो है पब्लिक प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। और लामाईरू साइड में जो है हमारा नेशनल हाईवे 1 पड़ता है, वो भी बहुत सारे जगहों पे जो है ब्लॉक हुआ है। काफ़ी सारे जगहों से, अलग अलग जगहों से पानी आया, काफ़ी हैवी पानी आया। तो उनके ऊपर और लिंगशित में जो डैमेज हुआ है, कल ही हमने जो है इमीडिएटली जो है जो ही ये न्यूज़ हमारे सामने आया
तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट कर दिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी अलर्ट कर दिया। अब सब डिविजनल ऑफिस पे जितने भी जो हमारे डिपार्टमेंट हैं उन सबको हमने एक्टिवेट कर दिया। और कल ही जो है लमाईरू के जो मेन जो जहाँ जहाँ रोड को रिस्टोरेशन करना था वो सारा काम कल ही से ही हमने शुरू करवा दिया। आज अभी लगभग अभी थोड़ी देर तक जो है पूरा लमाईरू का जो नेशनल हाईवे ब्लॉक है वो भी थ्रू हो जाएगा। लोगों के घरों में जो डैमेज हुआ है उनकी किस तरीके से आप लोग मदद कर रहे हैं, क्या है तमाम चीजें, जो राहत का काम है वो कैसे किया जा रहा है? वो अभी देखिए डैमेज को एसेस करने के लिए हमने टीम एक्टिवेट कर दिया है, लमाईरू साइड में भी किया है और लिंगशेद साइड में जो है आज सुबह ही जो है हमारे एक टीम गया है जो हेडेड बाय जो हमारे एसडीएम है और रेवेन्यू ऑफिशियल के लोग हैं और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पीएचई, इरिगेशन, रूरल डिपार्टमेंट सब के एक टीम जो है वो सुबह 5 बजे जो है लिंगशेद के लिए रवाना हुआ है। तो वहाँ पे पूरा एक्चुअल लॉस को हम एसेस करेंगे और जिनका जो कंपनसेशन वगैरह हो सकता है वो भी हम करेंगे और जिनके घरों को नुकसान हुआ है, जिनके खेत को नुकसान हुआ है, जिनके जो ऑर्चर्ड्स है उनको नुकसान हुआ है, बाकी जो है रोड्स को हमने ऑलमोस्ट जो है रिस्टोर कर दिया है क्योंकि रिस्टोर करते करते जो है हमारे जो टीम है उनके गाड़ी जो है अभी लिंगशेद पहुंच चुका है। तो बाकी पीएचई के जो भी है जहाँ पे इरिगेशन अभी पानी की भी तो लोगों को खेत के लिए ज़रूरत होता है, इरिगेशन कुल बहुत सारे जगहों पे वॉश आउट हुआ है तो उन सबको हम इमीडिएट रिस्टोर करेंगे। उसी तरह जो है नुब्रा में भी जो है हमने अपने टीम्स को अलर्ट कर दिया है, एसडीआरएफ के टीम, यूटीडीआरएफ की टीम सब एक्टिवेट है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो पूरे तौर से हिल डेवलपमेंट काउंसिल अपना काम कर रही है और जिन लोगों को भी नुकसान हुआ है उनको उनका कंपनसेशन दिया जाएगा। सड़कें जो हैं वो भी बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी और जो भी रास्ते बंद हैं उनको खोल दिया जाएगा। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ओलंपिक में रचा इतिहास, पेरिस ओलंपिक्स में भारत को एक और मेडल, शूटिंग में मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने जीता ब्रॉन्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक पदक विजेता सरबजोत सिंह से की फोन पर बात। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर दी बधाई। ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारतीय जोड़ी का मुकाबला कोरिया की वोनहो और ओह ये जिन की जोड़ी के साथ था। मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने 16-10 के स्कोर से जीत अपने नाम की। इससे पहले मनु भाकर महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी थी। वो अब एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पाकिस्तान के शहर पारा चनार में जारी शिया मुखालिफ तशद्दुद के खिलाफ नौगाम सनवारी में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजियों ने पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत वहां के अक़लियती तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। एहतजाजियों ने तशद्दुद रोकने और तहफ़्फ़ुज़ दिए जाने का मुतालबा किया है। इसलिए कि ये जो पारा चनार में नाहक कत्लेआम हुआ, बेगुनाह इंसानों को कत्ल कर दिया गया, इसी के ज़मन में आज यहाँ नौगाम चौक में हम जमा हुए और इस गैर हरकत और गैर शरई हरकत और गैर इंसानी हरकत को पुरज़ोर अल्फाज में हम मज़म्मत करते हैं और इन वारिसों के साथ, इन मज़लूम के साथ इजहार यकजहती करते हैं। जम्मू कश्मीर शिया तंजीम के सदर और JKPC के सीनियर लीडर उमर रजा अंसारी ने पाकिस्तान में शिया फ़िरक़े पर हो रहे तशद्दुद पर वज़ीर ख़ारजा को ख़त लिखा है। उन्होंने वहाँ की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। उमर रजा का कहना है कि पाकिस्तान में शिया फ़िरक़े पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, इनकी नस्लकुशी की जा रही है। शिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और JKPC के सीनियर लीडर इमरान रजा अंसारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आपने विदेश मंत्रालय में जो ख़त लिखा है, किन बातों को लेकर ये ख़त आपने लिखा है? देखिए, मैंने जो ख़त लिखा है अपने जयशंकर जी के नाम पर, वो उन मज़लूमों के लिए लिखा है कि जो कि पाकिस्तान की बर्बरियत की वजह से कत्लेआम जो हो रहा है। मैंने ख़ास तौर पर इस बार पारा चनार के बारे में लिखा है क्योंकि पारा चनार में आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से जो कत्लेआम हो रहा है वो थम नहीं रहा है।
और जो हमारे दोस्त और अहबाब वहाँ से जो हमारे साथ रब्ता कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है, जो उनकी मिलिट्री है, वो उन दहशतगर्दों का पूरी तरह से उनको मदद कर रही है और हमारे को जो उन कत्लेआम हो रहा है उसको फैसिलिटेट जो है पाकिस्तानी आर्मी कर रही है। ये अगर आप देखेंगे, अगर आप वहाँ के पिक्चर्स देखेंगे, दे आर बिहेडिंग पीपल, लोगों के सर काटे जा रहे हैं और उन सरों को बाद में उन सरों को दिखा कर जो माइनॉरिटी कमेटी है वहाँ, जो शिया माइनॉरिटी कमेटी है, उनको धमकाया जा रहा है कि हर एक आशा। हत्ता कि कहते हैं कि वो जो पूरा जो इलाका है पारा चिनार का, वो पूरा इन्हिसार में है इस वक्त, आर्मी के इन्हिसार में है, लेकिन अंदर जो तकफीरी लोग हैं, जो ISS के लोग हैं, जो सिपाही साहबा के लोग हैं, वो एम्यूनिशन और जो हेवी आर्टिलरी है उनसे इन शियों को अटैक कर रही है। तो क्या लगता है आपको कि कूटनीतिक स्तर पर अगर बातचीत अगर हो इस सिलसिले में तो कितना ये अहम भूमिका निभा सकती है? देखिए, हमारे मुल्क का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो बहुत अहमियत रखता है पूरे इस रीजन में, इस पूरे खत्ते में। हिंदुस्तान की एक अहम भूमिका है। ये हिंदुस्तान एक छोटा मुल्क नहीं है, और जब हम कोई बात करते हैं, जब हिंदुस्तान कोई बात करता है तो दुनिया उसको सुनती है। तो हमारा यही था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर वो कम से कम जो उनका एम्बेसडर है उसको कॉल करके, फॉरेन ऑफिस में कॉल करके उसको होशदार देते थे कि क्या हो क्या रहा है, ये जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका कत्लेआम क्यों हो रहा है। देखिए, हमारे भी यहाँ कश्मीर में या बाकी हिंदुस्तान में, देखिए ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो पहले एक मुल्क हुआ करता था, तो वहाँ भी रिश्तेदारी है, यहाँ भी रिश्तेदारी है, आपस में ब्लड रिलेशंस भी हैं। लेकिन ऐसा इस वक्त में 2024 में ये होना कि जब सबको पता है कि कोई भी इंसिडेंट जो अगर छोटे से छोटा में इंसिडेंट हो जाएगा वो दुनिया देख लेती है, वहाँ तो बाज़ाब्ता तौर पर एक कत्लेआम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, और पाकिस्तान इज गेटिंग अवे विद इट। तो ऐसे में इस पूरे मामले का हल आपकी नज़र में क्या हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जो हम पिछले, देखिए ये 2011 से तकरीबन ही चल रहा है, नहीं 2007 से ये चल रहा है कि सिस्टमेटिक तौर पर माइनॉरिटीज़ को वहाँ मार रहे हैं। मुझे लगता है एक ही हल है। पाकिस्तान की जो आपको पता है एक फैक्ट्री है टेररिज्म की, मुझे लगता है एक ही चीज़ है कि जहाँ जहाँ वहाँ माइनॉरिटीज़ है, ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है, खुरम वहाँ का एरिया हो गया, जैसे पारा चिनार वगैरह, मुझे लगता है जब तक कि वहाँ यूनाइटेड नेशंस की पुलिस, पीस कीपिंग फोर्स नहीं रहेगी, मुझे नहीं लगता है कि ये कत्लेआम बंद हो जाएगा। पाकिस्तान फेल हो चुका है, आर्मी बिक चुकी है, आर्मी मदद कर रही है एक पर्टिकुलर सेक्शन को। मुझे लगता है इस वक्त हिंदुस्तान को बड़े भाई का रोल अदा करना चाहिए और प्रेस करना चाहिए कि ये जो माइनॉरिटीज़ का कत्लेआम हो रहा है पाकिस्तान में, उसको रोकने के लिए ये कदम उठाना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ इमरान रज़ा अंसारी। फिरोज़ के साथ मैं काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। और हर साल मॉनसून सब्जियों की आपूर्ति पर असर डालता है, लेकिन इस साल की सब्जियों की आपूर्ति ने बाजार का नज़ारा बदल दिया है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, लोग अब सब्जियां खरीदने में असमर्थता महसूस कर रहे हैं। वहीं अधिकारियों का मानना है कि घटती आपूर्ति और बढ़ती मांग के कारण बाजार में कीमतों में तेजी आई है, और कश्मीर और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में सूखे की स्थिति के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है। टमाटर तो वैसे भगवान की दया से चढ़ा हुआ आसमान पे, लहसुन उससे भी ऊपर भागा हुआ है। प्याज की बात ही छोड़ दो, खाना छोड़ देंगे लोग पकड़ के, और क्या करें बताओ। आप भी कौन सी सब्जी लोगे, बच्चों के लिए लोगे कुछ? पहले तो याद में जेब में डाल के आओगे, भी सब्जी लेके जाओगे, वो भी 2 दिन की। पहले 500 की सब्जी 6 दिन की निकलती थी, क्या करोगे बताओ। सब्जी तो महंगी है, अभी देखो प्याज 200 रुपये जा रहा है मंडी में, फिर हमें कैसे देंगे कोई पता नहीं। अभी यहाँ से प्याज पता किया है 200 रुपये कह रहे हैं, 190 दे दूंगा आपको, ये मंडी के भाव हैं। आगे जो बाकी बेचते सब्जी वाले वो तो उससे और बढ़ा के ही बेचेंगे, तो इसलिए महंगी तो सब्जी है ही है।
सस्ता कुछ नहीं है। मुश्किल ही है गरीब के लिए, दिहाड़ी वाले के लिए, और क्या सबके लिए मुश्किल ही है। और क्या बोल सकते हैं, सब्जी थोड़े सस्ती करें। सब्जी भी खराब है, एक तो मौसम की वजह से है, इसमें व्यापारियों का भी क्या कसूर है बेचारे का। तो जब सामान ठीक नहीं होगा तो फिर आगे घर ले जाओगे, आप मंडी चल के आते हो, स्पेशली गाड़ी लेके खर्चा करके आते हो, तो मंडी में आपको अच्छा सामान नहीं मिला तो फिर क्या फ़ायदा है। तो बहरहाल हमें आना पड़ता है, मजबूरी है। तो सब्ज़ी वगैरह जो है ना, ये सेटिस्फैक्ट्री रेट भी आई है और चीज़ भी अच्छी नहीं है। जहाँ जो सब्जी आती है बाहर से आ रही है, लोग बोलते हैं बाहर बोलोगे सब्जी महंगी है, महंगी है। महंगी तो इसलिए सर जो बाहर से आ रही है, अगर रास्ते में 2-3 रहे तो सड़ जाती है, तो इधर कम पहुँचती है, तो इसीलिए महंगी हो जाती है। जहाँ की लोकल सब्जी के बारे में कहो तो यहाँ की भिंडी है, बैंगन है, ये लोकल है, जहाँ बहुत काफ़ी मिकदार में, जहाँ ये बहुत मंदा है। तो बाकी की सब्जी जो भी बाहर आए सब महंगी है सर। आपको इससे पता है श्रीनगर में भी ड्रॉट चल रहा है, और हमारे जो अपने इलाके यहाँ पे बारिश ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से भी सप्लाई नहीं आ रही, और इसी की वजह से क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से रेट जो है चढ़ गए हैं। और एक और भी फैक्टर इसमें, क्योंकि बारिश ज़्यादा होने से सब्जियों में जो बीमारी है, कीड़ा है, उसका भी ज़्यादा लग चुका है, और उसकी वजह से प्रोडक्शन डाउन है। तो ये सारे कारण मिलजुल के सब्जी की जो प्रोडक्शन है और उसकी सप्लाई में इम्पैक्ट डाल रहे हैं, और क्योंकि डिमांड तो ज़्यादा ही है। जम्मू के बाज़ारों की अगर बात करें, सब्ज़ी मंडियों की अगर बात करेंगे, यहाँ सब्ज़ी काफ़ी महंगी बिक रही है, क्योंकि बाहर से जो सब्ज़ी आती है वो काफ़ी महंगी यहाँ पे ये जो दुकानदार है या मंडी में जो सब्ज़ी बेचने वाले हैं उन्हें काफ़ी महंगी मिलती है। और उनका ये कहना है यहाँ जो जम्मू की लोकल सब्ज़ियाँ हैं वो बरसात के मौसम में कम कल्टिवेट की जाती हैं, क्योंकि जब बरसात होती है तो आम तौर पे जब ज़्यादा बारिशें होती हैं उसमें भी सब्ज़ियां ख़राब होती हैं, और इस कदर ये जो सब्ज़ियां हैं लोकल सब्ज़ियां जम्मू में कम आती हैं यहाँ मंडियों में बिकने के लिए। और अगर बाहर की सब्ज़ी की बात करेंगे वो काफ़ी मिकदार में आती तो हैं, लेकिन सड़ी गली आती हैं, और जो लोगों का कहना है इसी कारण ये जो यहाँ पे मंडी में सब्ज़ी बेचने वाले हैं काफ़ी महंगे दामों में सब्ज़ी बेच रहे हैं। कैमरामैन आशु के साथ में राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। और गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल बाला बोहरी हालन शोपिया की खस्ता हाल इबारत ने तलबा की जानों के लिए संगीन खतरा पैदा कर दिया है। बारिशों के दौरान छत से पानी टपकने की वजह से तलबा को बार बार घर वापस भेजना पड़ता है, जिससे वालिदैन में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। लोगों के मुताबिक स्कूल की कंप्यूटर लैब भी गैर फ़ाल है, जिससे तलबा की तालीम पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। जदीद दौर में कंप्यूटर की तालीम बुनियादी हैसियत रखती है, और इस तरह की सूरत हाल तलबा के मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। स्कूल के सहन में मौजूद दो देवदार के दरख्त किसी भी वक्त गिरकर बड़ा हादसा पेश कर सकते हैं। ये दरख्त बहुत पुराने और कमज़ोर हो चुके हैं और फौरी तौर पर इन्हें हटाने की ज़रूरत भी है। वालिदैन और इलाका वकीलों ने हुक्काम बाला से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस मसले का हल निकाला जाए, ताकि तलबा की जान और माल महफूज रह सके और इनके तालीम का सिलसिला भी जारी रह सके। सरकार की तरफ से तालीमी निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिशें जारी है, और ये दावा किया जाता है कि हर तरह की फैसिलिटी जो है सरकारी स्कूलों में दी जाती है। ज़िला शुपियान से महज 4 किलोमीटर दूर बोरी हालन के मिडिल स्कूल में इस वक्त हम मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 साल पहले एक नागहानी आफत यानी क्लाउड बर्स्ट की वजह से यहाँ पे जो ये पेड़ है, देवदार के पेड़ यहाँ पे है, वो जल गए, और यहाँ पे मौजूदाती तौर पर उस वक्त बच्चे बाल बच गए। हमें स्कूल नया चाहिए, स्कूल में हमें पढ़ने की बहुत तकलीफ़ होती है, और जहाँ ये दरख्त है बाहर, जब भी बारिश आती है हमें यहाँ पर बहुत डर लगता है। इस स्कूल में, इस क्लास में अंदर बैठ कर बहुत डर लगता है हमें। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं, हमें चाहिए नया स्कूल बनना चाहिए इसमें जी। हाँ। तो क्या क्या प्रॉब्लम है आपके स्कूल में? एक जो बाहर यहाँ दरख्त है इनकी भी प्रॉब्लम है हमें, और ऊपर से बारिश भी आती है छत से जी। हाँ, तो बहुत मुश्किल होती है, हमें बैठने में तकलीफ होती है बहुत। तो बैठने के लिए जो फर्नीचर चाहिए वो आपके लिए उसमें सेटिस्फाई हैं आप? ठीक है। हाँ। यहाँ पे बैठने के लिए जगह ठीक है? हाँ, उतनी भी ठीक नहीं है, थोड़ी। और आपको बताया कि आयुष्मान भारत योजना में हुए बड़े गड़बड़झाले को लेकर ईडी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। आज कांगड़ा में ईडी की टीम ने जगह जगह छापेमारी कर इस योजना का लाभ हासिल करने वाले अस्पताल मालिकों को रडार पर लिया है, जिसमें कांग्रेस के आला नेता भी मौजूद हैं। कौन है वो नेता और कहां चल रही है रेड, धर्मशाला से बता रहे हैं हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा।
सरकार की बड़ी योजना आयुष्मान भारत योजना में हुए बड़े घोटाले को लेकर जो है ईडी पूरी तरह से सतर्क हो गई है और पंजाब हरियाणा समेत अब हिमाचल में भी अलग अलग जगहों पर जो वो छापेमारी चल रही है। अगर बात मैं हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा की करूं तो यहां पर भी उन तमाम हॉस्पिटल्स मालिकों के घर के अंदर जो है ईडी पहुंच चुकी है, सर्च ऑपरेशन कर रही है, जिनके ये हॉस्पिटल जो है वो चल रहे हैं। कांगड़ा में भी अगर हम लोग बात करें तो ऐसे बहुत बड़े नामी हॉस्पिटल्स हैं जिनके घरों के मालिकों के अंदर तक जो है मालिकों से पूछताछ हो रही है, अंदर जो है वो ईडी अपना सर्च ऑपरेशन जो है वो चला रही है। अगर कांगड़ा की ही मैं बात करूं तो कांगड़ा सदर में ही जो है जो दो बड़े नामी हॉस्पिटल्स हैं, उन नामी हॉस्पिटल के बाहर जो है सेंट्रल रिजर्व फोर्स जो है पूरी तरह से तैनात कर दी गई है और इसके साथ ही साथ जो है जो हॉस्पिटल्स के मालिक हैं उनके घर के अंदर जो है वो ईडी के जो अधिकारी हैं वो जाकर जो है अब सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। हालांकि वो अंदर जाकर क्या पूछताछ कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, ये तमाम जानकारी अभी बाहर नहीं आ पा रही है, इसलिए क्योंकि सेंट्रल रिजर्व फोर्स के जो जवान हैं वो पूरी तरह से बाहर तैनात है और वहां पर जो है वो कोई भी आवाजाही करे इसको जो पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। खासतौर पर अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया को भी जो है वो वहां पर फटकने तक नहीं दिया जा रहा है। तो ये तमाम सारी चीजें यहां पर सामने आ रही हैं, लेकिन हाँ बताया ये जा रहा है कि जिन लोगों के घरों के बाहर जो है ये सेंट्रल रिजर्व फोर्स जो वो तैनात है और जिनके घर के अंदर ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए बड़े नेता हैं। इनफैक्ट एक शख्सियत जो है वो कांग्रेस पार्टी से यहीं से जो है वो विधायक भी हैं और उनके घर के अंदर जो है वो ईडी इस वक्त जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है। और एक वो नेता है जो कहीं ना कहीं हमेशा से जो है वो पार्टी में जो टिकट्स के दावेदार रहे हैं और उनके घर के अंदर भी, और इस वक्त जो है वो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी में कोषाध्यक्ष भी हैं, उनके घर के अंदर भी ईडी पहुंची हुई है, ऐसा जो है वो कहा जा रहा है। तो फिलहाल जो है ईडी अलग अलग जगहों पर इसी तरह से रेड कर रही है और बताया तो ये जा रहा है कि कांगड़ा में इन दो बड़े नेताओं के साथ साथ जो है वो 40 ऐसे लोग हैं जिन पर जो है ईडी शिकंजा कस सकती है और जिन पर जो है ईडी की नजर है, ईडी की ओर रडार पर है और उनके भी छोटे बड़े जो भी हॉस्पिटल्स हैं जहां पर जो है ये आयुष्मान भारत योजना चलती थी वहां पर जो है ईडी पहुंचेगी, सर्च ऑपरेशन करेगी और इस स्कैम से जुड़े तमाम जो तार हैं या जो चीजें हैं उनको खंगालने की पूरी कोशिश करेगी। धर्मशाला से कैमरामैन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जेके लिस्ट पर लगातार बड़ी और अहम खबरों